तो सब लोग हेडिंग डाल दिए होंगे। हायर परचेज सिस्टम, ये यूनिट कौन सा है आपका मालूम है? यह है यूनिट 4, चौथा यूनिट। जब हम कोई भी चीज इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं तो दो सिस्टम होता है। एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है, मतलब इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। एक होता है हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है कि अपन जब कोई भी चीज खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो उसमें इस टाइप से एग्रीमेंट रहता है कि जब तक हम आखिरी इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट जब तक हम पे नहीं करेंगे, तब तक हम उस चीज के ओनर नहीं बन सकते, उसके मालिक नहीं बन सकते। और कहीं बीच में हम इंस्टॉलमेंट पे करना बंद कर दिए, बीच में हम कहीं इंस्टॉलमेंट पे करना बंद कर दिए, तो आपने जितनी इंस्टॉलमेंट पे की है वो उसका यूज करने का रेंट हो गया, किराया हो गया, और सामने वाला अपनी चीज को वापस ले लेगा। और जितना आपने पे किया है वो ये माना जाता है कि आपने उसका रेंट पे किया है। और जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेंगे तब तक आप ओनर नहीं बनेंगे, और आप उस एसेट को किसी दूसरे को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप उसके ओनर ही नहीं है, तो दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते। तो इसमें इंस्टॉलमेंट सिस्टम और हायर परचेज सिस्टम, दोनों में फर्क है। दोनों का डिफरेंस भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या होता है कि खरीदते ही आप ओनर बन जाते हैं, किसी आप दूसरे को ट्रांसफर भी कर सकते हो। दोनों चैप्टर मिलते जुलते हैं, लगभग एंट्री ट्रांजैक्शन सब मिलते जुलते हैं, बस 19-20 फर्क है बस। तो पहले अपन इसका मीनिंग लिख लेते हैं। लिखिए, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड, मेरी आवाज आ रही है सबको बराबर? यस सर। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड स्क्रीन शेयर करके उसमें लिखता हूं तो आपको क्लियर दिख भी जाएगा, फिर वापस अपन बोर्ड का स्क्रीन कर देंगे। आप लोग लिख रहे थे व्हेन गुड्स आर परचेज्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम, बैठो अंकित, कॉमा परचेजर, अभी नया चैप्टर चालू कर रहे हैं उसका मीनिंग लिखवा रहा हूं। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम, कॉमा परचेजर पेज द प्राइस, परचेजर pays the price in installment. These installments may be monthly, मतलब इंस्टॉलमेंट मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, क्वार्टरली कॉमा हाफ ईयरली, कॉमा
ईयरली, तो कोई भी हो सकती है, ईयरली, हाफ ईयरली, वो तो क्वेश्चन में लिखा रहता है, फुल स्टॉप। उसके बाद इन हायर परचेज एग्रीमेंट, इन हायर परचेज एग्रीमेंट goods are delivered or transferred, goods are delivered or transferred to purchaser goods are delivered or transferred to the purchaser, मतलब गुड्स तो तुरंत ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन एंड, यहाँ एंड की जगह आ जाएगा बट परचेजर become, but purchaser becomes the owner of these goods, owner of these goods only on payment, only on payment of the last installment, मतलब जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे तब तक वो उसका ओनर नहीं बन सकता। तब तक उसका सभी इंस्टॉलमेंट रेंट माना जाता है। ऑल द इंस्टॉलमेंट, ऑल द इंस्टॉलमेंट्स आर ट्रीटेड, all the installments are treated as higher till the last installment is paid off। क्या लिखा आपने? all the installments are treated as higher till the last installments is paid off। जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं होगी तब तक वो उसका किराया माना जाता है। तो ये इसका, ये मैंने आपको अभी ओरली भी बताया था, जो लिखवाया मैंने, आप लिख लिए अंकित? हाँ जी। तो कोई लेट ज्वाइन किया तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो हो गया। लिख लिए सब लोग? फिर अपन अब आगे बढ़ते हैं। यस सर। हाँ, तो अब इसमें ध्यान दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ टर्मिनोलॉजी, जैसे कैश प्राइस, ये वर्ड बहुत यूज होता है। कैश प्राइस वर्ड इसमें बहुत यूज होता है। किसी को मालूम है कैश प्राइस यानी क्या होता है? जितने की एसेट्स है, मतलब आप उस एसेट्स का पूरा पैसा इमीडिएट पे कर दो तो कितना देना पड़ेगा, वो कैश प्राइस कहलाता है। और एक होता है हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस मतलब कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि आप जो इंस्टॉलमेंट देते हो तो सभी इंस्टॉलमेंट का जो टोटल होता है वो कहलाता है हायर परचेज प्राइस। तो उसमें कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट दोनों जुड़े रहता है। कैश प्राइस मतलब जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, यदि पूरा पैसा इमीडिएट पे करें तो कितना देना पड़ सकता है, वो कहलाता है कैश प्राइस। और हायर परचेज प्राइस जिसमें कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। तो हायर परचेज प्राइस का मतलब क्या होता है? कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों मिला के कहलाता है हायर परचेज प्राइस।
और इसका मतलब क्या होता है? हायर परचेजर किसको बोलते हैं? हायर परचेजर खरीदने वाले को, हायर परचेजर खरीदने वाले को, और बेचने वाले को अपन सेलर की बजाय हायर सेलर बोलते हैं, हायर वेंडर। सेलर की जगह वेंडर वर्ड यूज होता है इसमें ज्यादा। हायर वेंडर यानी बेचने वाला, सेलर। सेलर को बोलते हैं हायर वेंडर, खरीदने वाले को बायर बोलते हैं अपन, तो वही यहाँ पे हायर परचेजर कहलाता है। तो यहाँ हायर परचेजर मतलब खरीदने वाला बायर, बेचने वाला सेलर, जिसको बोलते हैं हायर वेंडर। तो ये जो वर्ड है ये इस पूरे चैप्टर में यूज होंगे जो अपन लिखे हैं। यदि अपने को क्वेश्चन में हायर परचेज प्राइस भी दे दिया है और कैश प्राइस भी दे दिया है, तो आप टोटल इंटरेस्ट निकाल सकते हो। टोटल इंटरेस्ट मतलब क्या हो जाएगा? हायर परचेज प्राइस, क्या बोल रहे थे जूही? हायर परचेज प्राइस माइनस इंटरेस्ट कैश प्राइस। कैश प्राइस इज इक्वल टू इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है वैशाली? आप लोगों का तो रिवीजन हो रहा होगा वैशाली, जूही, क्योंकि आप लोग तो डेली वहां भी पढ़ रहे हो कॉलेज में। तो ये जो मेन वर्ड है ये हमेशा अपने को ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए। दो पार्टी होती है इसमें, हायर वेंडर और हायर परचेजर। तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, बोर्ड पे बताऊं? journal entries in the books of journal entries in the books of hire purchaser. Journal entries in the books of hire purchaser, यानी कि खरीदने वाले की बुक में क्या क्या एंट्री होती है, वही एंट्री अभी आपको बताने जा रहे हैं। और टोटल 6 एंट्री है बस, और 6 में से केवल 4 एंट्री है जो बाकी हर साल बनेगी, क्योंकि डाउन पेमेंट वगैरह की एंट्री बार बार नहीं बनती है, क्योंकि अपन कोई चीज इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं तो शुरू में डाउन पेमेंट देते हैं। तो डाउन पेमेंट का पहले ड्यू, फिर पेमेंट, उसके बाद फिर इंस्टॉलमेंट की बारी आती है। तो इंस्टॉलमेंट वाली एंट्री हर साल बनेगी, डाउन पेमेंट वाली एंट्री केवल पहले साल में। तो सबसे पहले इसमें हायर परचेज वाले चैप्टर में परचेजर की बुक में एंट्री बनाने के भी 2 मेथड है, एक एसेट्स एक्रूअल मेथड और एक क्रेडिट परचेज मेथड। कुछ नहीं बोला हो तो एसेट्स एक्रूअल मेथड ही यूज होता है। तो इसमें जर्नल एंट्री बनाने के लिए 2 मेथड है, लिख लो। देयर आर 2 मेथड्स, देयर आर 2 मेथड्स to record the transactions. There are 2 methods, TWO, 2 methods to record, TO2, to record the transactions in the books of हायर परचेजर। तो हायर परचेजर की बुक में 2 मेथड है, पहला है एसेट्स एक्रूअल मेथड, पहला है एसेट्स एक्रूअल मेथड, दूसरा है क्रेडिट परचेज मेथड।
क्रेडिट परचेज मेथड। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला हो तो हमेशा इसी मेथड से बनाना चाहिए, फर्स्ट वाले से। हाँ, क्वेश्चन में क्लियर बोल दे कि क्रेडिट परचेज मेथड यूज करो तो ठीक है, नहीं तो यही मेथड हमेशा यूज होगा। और दोनों में एंट्री में बस थोड़ा सा मामूली फर्क है, इसमें और इसमें जर्नल एंट्री सब एक जैसी है, केवल एक एंट्री बस फर्क पड़ती है, बाकी पूरा एक जैसा है। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए ये वाला, एसेट्स एक्रूअल मेथड। अभी जो एंट्री में आपको लिखा रहा हूं एसेट्स एक्रूअल मेथड से। और आप इसका देखेंगे कि पिछले सालों में केवल कई बार तो थ्योरी पूछ देता है कि परचेजर, हायर परचेजर और हायर वेंडर की बुक में जर्नल एंट्री बस बनाओ, 6 एंट्री इसके यहाँ, 6 एंट्री उसके यहाँ, 12 एंट्री, पूरा 15 मार्क्स का पूछा है, कई बार पूछा है। आप लोगों को क्वेश्चन भेजूंगा मैं अनसॉल्व के। तो कई बार केवल जर्नल एंट्री बस पूछ देता है थ्योरी में, क्योंकि इसका आपका एक थ्योरी क्वेश्चन आता है, एक प्रैक्टिकल, क्योंकि 4th यूनिट में पूरा यही है आपका, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट। तो सबसे पहले एसेट्स एक्रूअल मेथड में जर्नल एंट्री पहली हेडिंग आप लोग डाल चुके हो। फर्स्ट एंट्री नंबर 1 ऑन डाउन पेमेंट ड्यू, मतलब डाउन पेमेंट पे करने के पहले की, ऑन डाउन पेमेंट ड्यू, ऑन डाउन पेमेंट ड्यू। डाउन पेमेंट ड्यू की एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, और मान लो क्वेश्चन में जीएसटी दिया हुआ है तो खरीदने वाले के लिए कौन सा जीएसटी होता है? इनपुट। इनपुट, बिल्कुल सही। इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट दिया है तो डेबिट हो जाएगा जीएसटी भी। टू हायर वेंडर अकाउंट, टू हायर वेंडर्स अकाउंट, इसका नरेशन वही रहेगा जो हेडिंग डाले, बीइंग डाउन पेमेंट ड्यू। तो अभी तो अपना हेडिंग डाला हुआ है, तो अपन नरेशन अभी अलग से नहीं भी लिखेंगे तो अभी वही हो जाएगा। अच्छा हो तो आप लिख भी सकते हो बीइंग डाउन पेमेंट ड्यू। सेकंड, ऑन डिस्चार्जिंग डाउन पेमेंट, मतलब डाउन पेमेंट को डिस्चार्ज करने की, तो उसका हेडिंग लिखेंगे आप लोग ऑन डिस्चार्ज ऑफ डाउन पेमेंट, ऑन डिस्चार्ज ऑफ डाउन पेमेंट। किसको पे करेंगे हम डाउन पेमेंट? हायर वेंडर को। तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अब पहले क्रेडिट किए थे अपन, अब उसको पे करेंगे, वो ड्यू की एंट्री थी। हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, टू कैश या बैंक अकाउंट। नरेशन being down payment discharged, आज निखिल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट, अब ये दो एंट्री बार बार नहीं बनेगी, ये दो एंट्री केवल फर्स्ट ईयर में ही बनेगी, क्योंकि डाउन पेमेंट बार बार थोड़ी पे करते हैं। अब इसके बाद इंस्टॉलमेंट की बारी आती है, तो सबसे पहले इंस्टॉलमेंट ड्यू पूरा इंटरेस्ट सहित, उसके बाद फिर इंस्टॉल पेमेंट। तो थर्ड नंबर लिखिए
on due of installment, on due of installment. Assets account debit, interest account debit. एसेट्स अकाउंट डेबिट में कौन सा अमाउंट आता है? जो इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस है, जो इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस है वो इसमें आता है, और इसमें आता है इंटरेस्ट की अमाउंट। और मान लो क्वेश्चन में जीएसटी का रेट दिया है और वो जीएसटी आप पूरा एक साथ नहीं पे कर रहे हैं, तो जैसे जैसे कैश प्राइस डेबिट होगा वैसे वैसे यदि जीएसटी पे करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पूरा जीएसटी एक साथ पे कर देते हैं, और कभी कभी आपको जीएसटी का रेट दे देता है। और जैसे जैसे एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा, वापस मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एसेट्स एक्रूअल मेथड में क्या होता है, पूरा एसेट्स अकाउंट एक साथ डेबिट नहीं होता है, जैसे जैसे हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं वैसे वैसे कैश प्राइस एसेट्स के नाम से डेबिट होते जाता है। तो जीएसटी भी वैसे वैसे आपका पे होगा। और क्वेश्चन में पूरा जीएसटी एक साथ ही बोल देता है पे करने के लिए डाउन पेमेंट के साथ, तो फिर यहाँ जीएसटी आपका डेबिट नहीं होगा, तो वो क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है। तो यदि इंस्टॉलमेंट के साथ जीएसटी भी है, जीएसटी हमेशा कैश प्राइस पे कैलकुलेट होगा, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर थोड़ी जीएसटी अभी निकालेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, यदि है तो बहुत कम ही मिलेगा आपको यहाँ पर जीएसटी टू हायर वेंडर्स अकाउंट, टू हायर वेंडर्स अकाउंट। टू हायर वेंडर्स अकाउंट, इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग इंस्टॉलमेंट ड्यू, बीइंग इंस्टॉलमेंट ड्यू। अब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो फोर्थ एंट्री किस चीज का बन जाएगा, ऑन द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ऑन द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। ऑन द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट पे करेंगे किसको, हायर वेंडर को, तो हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। being installment paid, being installment paid। अभी दो एंट्री और बची हुई है, इंस्टॉलमेंट में पहली एंट्री इंस्टॉलमेंट ड्यू, फिर इंस्टॉलमेंट पेड, उसके बाद आपके लिए ये एसेट है, आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, तो डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की एंट्री, वो भी एंट्री हर साल बनेगी। हाँ, डेप्रिसिएशन की एंट्री हुई जो हमेशा अपन बनाते हैं, तो लिखिए फिफ्थ नंबर, ऑन चार्जिंग डेप्रिसिएशन, ऑन चार्जिंग डेप्रिसिएशन। उसकी एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट,
टू एसेट अकाउंट। आप लोगों को इधर से नहीं दिख रहा है तो आप लोग इधर आके बैठ सकते हो साइड में। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, being depreciation charged, being depreciation charge। ये तो एंट्री नॉर्मल है डेप्रिसिएशन वाली। तो अब एक एंट्री और बनेगी। पहले देखो सब लोग लिख लिया यहां तक एंट्रीज। देख लो किसी का यहां तक कोई एंट्री तो बाकी नहीं है? बाकी है? अंकित सर हो गया। हो गया। अब एक एंट्री बस और बच गया लास्ट। किसका? इसका। हाँ, ऑन चार्जिंग डेप्रिसिएशन और एंट्री है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट और नरेशन हो जाएगा बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। अब एक एंट्री और बचा है बस, केवल एक। ये जो इंटरेस्ट अकाउंट यहाँ डेबिट किए थे, ये देखो इंटरेस्ट अकाउंट और ये डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये दोनों नॉमिनल अकाउंट होते हैं। इनको हर साल क्लोज कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके। और यदि कंपनी की बुक है, मान लो परचेजर जो है वो कंपनी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस की जगह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। उसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो लास्ट एंट्री लिखिए 6 नंबर, उसका हेडिंग ऑन ट्रांसफरिंग interest and depreciation, on transferring interest and depreciation to profit and loss account, or statement of PL account, or statement of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसकी एंट्री क्या बन जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट to interest account. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इससे आपका डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट दोनों अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। टोटल 6 में से ये जो है 3rd 4th 5th 6th, ये एंट्री हर साल बनेगी जब तक आखिरी इंस्टॉलमेंट तक। और ये 2 एंट्री जो है डाउन पेमेंट वाली, वो केवल पहले साल में। तो पहले साल में 6 एंट्री, बाकी साल में 4 बनेगी। वही सेम एंट्री रिपीट होती रहेगी और अमाउंट जो हर साल का रहेगा इंटरेस्ट वो आएगा। हो गया हो तो मिटा दें इसको। यस सर। हो गया? यस लिख लिए? यस सर। ओके, अब हेडिंग डाल दीजिए क्रेडिट परचेज मेथड। 2 बताया था मैंने हायर परचेजर की बुक में, एसेट्स एक्रूअल और दूसरा क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज दोनों के एंट्री में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
अभी आपको बताता हूं कि क्या फर्क है दोनों में। तो अभी आपने हेडिंग डाला क्रेडिट परचेज मेथड, क्रेडिट परचेज मेथड। क्रेडिट परचेज मेथड एक काम करते हैं अपन लोग, एक बार वापस रीज्वाइन कर लीजिए तो उसका एक नया वीडियो बन जाएगा।